तो एट्रोपिक राइनाइटिस is a chronic inflammatory disease which is characterized by progressive atrophy of the mucous membrane and turbinates and associated with foul smell from the nose, and hence it is also called as ozina. Ozina means foul smell, offensive smell, bad smell through the nose, but patient himself suffers from anosmia. Patient himself suffers from anosmia, that is loss of smell. पेशेंट के लिए लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है, लेकिन जो उसके आजू बाजू में बैठे हुए हैं उनको बैड ओडर, बैड स्मेल उसके नोज से आती है. दैट इज अ मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर. मतलब सर उसके सिक्रीशन का उसको स्मेल नहीं आता खुद को? ड्यू टू द डिसीज ऑफ द नोज, नोज के डिसीज की वजह से ही उसकी स्मेल गायब हो जाती है. ही कैन नॉट स्मेल एनीथिंग. और दूसरी खास बात है एट्रोपी. एट्रोपी जो वर्ड है इसमें, वो उससे मैंने उसको याद रखा है. राइनाइटिस, जैसे सर्दी को ही हम राइनाइटिस बोलते हैं, और हमने सर्दी के टाइप्स देखे हैं. कॉमन कोल्ड देखा, वायरल राइनाइटिस देखा, एलर्जिक राइनाइटिस देखा. ये भी सर्दी है, लेकिन पर्टिकुलर टाइप की सर्दी है. और इसमें एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, एट्रोपी. तो एट्रोपी का पैथोलॉजिकल मीनिंग आपको पता है कि टू श्रिंक डाउन, टू रिड्यूस इन द साइज. किसी चीज़ की एट्रोपी हो जाती है मतलब रिड्यूस हो जाता है, साइज रिड्यूस हो जाता है. तो यहाँ पर सिंपल लॉजिक ये है, सिंपल टैक्ट ये है कि 7 to 8 टाइम्स, लगभग 8 टाइम्स आपको बोलना है एट्रोपी, 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 एट्रोपी. इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये. 8 बार आपको बोलना है एट्रोपी, 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 ऐसा. ये मेरा इसका पहला इंट्रोडक्शन है. नेक्स्ट, कैसे एट्रोपी होता है, क्या होता है, वो हम देखेंगे. Etiology classified into two parts, that is primary age. It often begins at the puberty and may occurs between the ages of 15 to 40. Sex, it occurs more commonly in female. Geographical distribution, it occurs in tropical countries like India. Heredity may be responsible for it. Nutrition factor, it is usually affect the poorly nourished person. Vitamin A deficiency, autonomic balance, autonomic nerve balance, autonomic इन्फेक्शन. इन्फेक्शन इसका मेन कॉज है. कोकोबैसिलस ऑफ पेरेज, एक अच्छा इंटरेस्टिंग नाम है याद रखने के लिए. क्लेप्सियला फर्टिडस उजिनी एंड डिप्टेरॉइड ऑर्गेनिज्म. 3 ऑर्गेनिज्म है इसके इटियोलॉजी में. कोकोबैसिलस ऑफ पेरेज, क्लेप्सियला फर्टिडस उजिनी and diphtheroid organism. They are often present. Then broad nose, atropic changes may be due to wide space in the nose, which leads to drying, dryness in the nose, that is drying of mucous membrane by a strong blast of air in the nose. और दूसरा होता है सेकेंडरी. सेकेंडरी में as if like chronic specific infection like syphilis.
तो सिफिलिस डिसीज ऑलरेडी पेशेंट को हो चुका है बॉडी में, दूसरे पार्ट्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, और उसका सेकेंडरी इफेक्ट नोज नोज के ऊपर हो रहा है. दैट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी. तो सिफिलिस में भी फिर वो टर्शरी सिफिलिस है, लेप्रसी, ल्यूपस वल्गैरिस, स्किन ट्यूबरक्यूलोसिस है ये. ट्यूबरक्यूलोसिस में प्रोड्यूस एट्रोपिक चेंजेस इन द नोज. मतलब दो तीन ऐसे बड़े डिसीज लिखो जो प्राइमरीली दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं, फिर सेकेंडरीली नोज अफेक्ट होता है. एक्सटेंसिव सर्जरी ऑफ द नोज एंड पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ द टर्मिनेट्स that may lead to atrophic rhinitis. Then chronic sinusitis. It may be secondary to chronic sinusitis, but atrophic rhinitis itself may cause secondary sinusitis. तो दो मेन हेडिंग्स आपने याद रखें, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी में कुछ जो फैक्टर्स है वो फेवरेबल फैक्टर्स है, उसका एज, उसका सेक्स, कॉमन इन फीमेल, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रॉपिकल कंट्रीज, हेरिडिटी, न्यूट्रिशन, विटामिन ए डेफिशिएंसी एंड एटोनॉमिक इम्बैलेंस. एटोनॉमिक नर्व इम्बैलेंस में क्या होता है कि इट इज़ अबाउट सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई. तो जो भी म्यूकोजा है, नेजल म्यूकोजा, उसको जो सप्लाई होने वाला सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स है, उसमें इम्बैलेंस, उसमें अप डाउन होता है. और ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो होते हैं वो वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, डायलिटेशन करते हैं. तो वो म्यूकोजा को ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से ड्राइनेस ऑफ म्यूकोस मेम्ब्रेन हो सकता है. तो ये सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है इसके. मेन फैक्टर अब ऐसी सिचुएशन में, मतलब कंसिडर करो कि यंग एज में है, फीमेल है, ड्राइनेस ऑफ नोज है, वहाँ पे ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, और ऐसी कंडीशन में ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है. कोकोबैसिलस ऑफ पेरेस, क्लैप्सियला फर्टिडस उजिनी, डिप्थेरॉइड ऑर्गेनिज्म, इनमें से ऐसा कोई हो जाता है तो दैट इज एन अक्यूट कॉज. और ऐसे लोग जिसमें ब्रॉड नोज होता है, अगर ब्रॉड नोज है तो एयर कांटेक्ट ज़्यादा होगा और फिर वो ड्राइनेस ज़्यादा होगा. तो इस डिसीज़ में ना ड्राइनेस इज इम्पॉर्टेंट. दूसरा जो राइनाइटिस होता है, दूसरे टाइप के जो राइनाइटिस है, सर्दी है, उसमें और इसमें यही मेन फ़र्क है कि उल्टा इसमें ड्राइनेस ऑफ नोज है. दूसरी सर्दी में आप बोलेंगे हाँ देर इज अ स्नीजिंग, देर आर डिस्चार्जेस, वाटरी डिस्चार्जेस, थिक येलोविश डिस्चार्जेस वगैरह वगैरह. यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर ड्राइनेस है. और सेकेंडरी में हमने देखा था कुछ मेन डिसीज, 3 मेन डिसीज मैंने याद रखे थे, सिफिलिस, लेप्रोसी और ट्यूबरकुलोसिस. सिफिलिस, लेप्रोसी और ट्यूबरकुलोसिस जैसे कुछ डिसीज़ है जिसमें सेकेंडरीली नोज अफेक्ट होगा. क्रोनिक साइनोसाइटिस. नाउ पैथोलॉजी. एट्रोपिक राइनाइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एट्रोपिक चेंजेस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ नोज. तो मैंने पहले आपको बोला था कि उसके नाम से ही इसको आप याद रखोगे कि इसमें होगा क्या, एट्रोपी होगी इसमें. और एट्रोपी का मतलब है डिक्रीज इन साइज, श्रिंक इन साइज. और मैंने बोला था कि 7-8 टाइम्स ऑफ एट्रोपी 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 एट्रोपी, ऐसा याद रखो. तो फिर सबसे पहले म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा अंडरगोज इस्चेमिक एट्रोपी. म्यूकोजा और सब म्यूकोजा को कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, इस्चेमिया हो रहा है वहाँ पे, तो उसकी साइज श्रिंक हो रही है, उसकी एट्रोपी हो रही है. अब म्यूकोजा सब म्यूकोजा अगर एट्रोपी होगा तो नेचुरली वहाँ के सिक्रीशन कम हो जाएंगे, और सिक्रीशन कम हो जाएगा तो वहाँ का मॉइस्चर भी कम हो जाएगा, और फिर ड्राइनेस होगा. ये एक चेंज. दूसरा, एंड मेटाप्लाजिया टू द क्यूबॉइडल और
स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ये एक इसमें बुरी चीज़ है। मतलब लगभग ये मैलिग्नेंसी है, मैलिग्नेंसी ऑफ नोज, क्योंकि जो लोकल एपिथेलियम है वो चेंज हो रहा है। देयर इज मेटाप्लाजिया, और मेटाप्लाजिया होके एपिथेलियम कौन सा बन रहा है, क्यूबाइडल और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। वैसे नॉर्मली नोज का जो एपिथेलियम होता है वो सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम होता है। यहाँ पे मेटाप्लाजिया हो गया, मतलब चेंज हो गया। तो पहले इसमें आपने याद रखा है यहाँ पे एट्रोपी ऑफ म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा। तो मैंने बोला था एट्रोपी 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 एट्रोपी। So this is the first atrophy. Second, there is an atrophy of cilia and the mucosal glands, resulting in a pale mucosa with thick scanty secretions. The secretions dry and form the scabs. The secondary infection produces typical fetid smell. अब ऐसा है कि आपको पता है कि नोज में सीलिया होते हैं। फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी में वो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम और सीलिया, उसके एक्शन आपको बताते हैं कि हाउ दैट एयर इज फिल्टर्ड थ्रू द सीलिया, उस म्यूकोजा को, म्यूकस मेम्ब्रेन को होती है। और जो म्यूकोजल ग्लैंड्स है जो सिक्रीशन करती है, उनका भी एट्रोपी है, सीलिया का भी एट्रोपी है। इसकी वजह से दैट म्यूकोजा बिकम्स पेल, धीरे धीरे सिक्रीशंस थिक हो गए, और धीरे धीरे द सिक्रीशंस विल ड्राई एंड फॉर्म द स्कैब्स। ऐसे हार्ड स्कैब्स बन जाएंगे, ऐसे खपल्या खपल्या तयार होतील आतमध्ये। अब ऐसी कंडीशन होने के बाद, ये कोई हेल्दी कंडीशन नहीं है, तो इट विल अट्रैक्ट द सेकेंडरी इन्फेक्शन एंड देन प्रोड्यूसेस टिपिकल फर्टिड स्मेल। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है कि ऑफेंसिव फर्टिड बैड स्मेल क्यों आती है। तीसरी बार एट्रोपी के लिए टर्बिनेट्स, हम जो बोलते हैं ना, कोन का, इन्फीरियर कोन का, मिडिल कोन का, सुपीरियर कोन का, थर्ड ईयर में इसको टर्बिनेट्स बोलते हैं। लैटरल वॉल ऑफ नोज को जो कोन का होता है। नाउ दैट टर्बिनेट्स अंडरगोज एट्रोपी, फिर एट्रोपी वर्ड आता है वहाँ पे, एंड दैट प्रोड्यूसेस द वाइड एंड रूमी नेजल कैविटी। क्योंकि साइड से अगर कोनका की साइज कम हो जाती है तो ये जो नोज का जो विड्थ है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसका कैविटी ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, और उसकी वजह से और प्रॉब्लम आएगी। वहाँ से ज़्यादा एयर पास होगा, फिर ज़्यादा ड्राइनेस आएगा, ड्राइनेस आएगा तो और प्रॉब्लम आएगा। फिर एट्रोपी किसकी, ब्लड वेसल्स। सो ब्लड वेसल्स आर अफेक्टेड बाय पेरी आर्टराइटिस एंड एंड आर्टराइटिस ऑब्लिटरेंट्स। मतलब जो उसका लास्ट एंड पार्ट है ब्लड वेसल का, उसकी एट्रोपी हो रही है, दैट इज पेरी आर्टराइटिस ऑब्लिटरेंट्स ऑब्लिटेट हो जाती है, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी कम हो जाएगा। फिर ब्लड सप्लाई कम होगा तो फिर ड्राइनेस आएगा। फिर उसके बाद और एट्रोपी नंबर 5, 6, nerves, atrophy of the nerves. Nerves becomes atrophied and the patient may complain about blockage of nose, as he cannot feel the air passing through the nose, though the nose may be broad. देखो कितना इंटरेस्टिंग है। जैसे हम एयर को फील कर सकते हैं ना, ड्यू टू दैट नर्व हमको फीलिंग होता है। तो इसके नर्व की एट्रोपी होगी तो इसको एयर पास होने का फीलिंग ही नहीं होगा, तो ही फील्स लाइक देयर इज अ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज। तो इट इज अ सूडो फॉल्स सूडो टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ऐसा फील होगा। फिर एट्रोपी किसकी, ऑल्फैक्टरी नर्व की। इसकी पहले जो नर्व्स देखे दे आर द कॉमन नर्व्स, नर्व सप्लाई जो होता है वो। लेकिन एज नोज एक स्पेशल सेंसरी ऑर्गन भी है,
तो स्पेशल सेंसरी नर्व्स भी है वहाँ पे, दैट इज ऑल फैक्ट्री नर्व विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल। तो ऑल फैक्ट्री नर्व की भी एट्रोपी है। तो एट्रोपी ऑफ ऑल फैक्ट्री नर्व एज वेल, हेंस द पेशेंट लूजेज द सेंस ऑफ स्मेल। तो यहाँ पे सीधा लॉस ऑफ स्मेल हो जाएगा। स्पेशल नर्व्स की एट्रोपी हो रही है, ऑल फैक्ट्री नर्व्स की एट्रोपी हो रही है। तो नर्व में दो नर्व्स की एट्रोपी लिखना है आपको। तो ये आपकी लिस्ट। कॉमन नर्व्स एंड ऑल फैक्ट्री नर्व्स ना सर? हाँ कॉमन नर्व एंड ऑल फैक्ट्री नर्व ना हाँ एट्रोपी में? हाँ। एक जो रूटीन जो रेगुलर उसके लिए नर्व सप्लाई लगता है, नोज का एपिथेलियम के लिए, म्यूकोजा के लिए, वेसल्स के लिए, वो तो लगता ही है। लेकिन आपको जो फिजियोलॉजी में पढ़ाया जाता है ऑल्फैक्शन, जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स है, तो वो उनका भी जो एंडिंग पार्ट है उसका भी एट्रोपी हो रहा है। तो अगर वैसे काउंट करें तो फिर एक म्यूकोजा है, दूसरा सब म्यूकोजा है, तीसरा म्यूकोजल ग्लैंड्स है, चौथा सीलिया है। सीलिया भी है ना सर? सीलिया एंड म्यूकोजल ग्लैंड, ये चार हो गए। फिर फिर टर्बिनेट्स। कॉन्काफ। हाँ, टर्बिनेट्स पांच हो गए। फिर ब्लड वेसल्स छः हो ब्लड गए। वेसल। और नर्व्स सातवां हो गया, सेवंथ। और ऑल फैक्ट्री नर्व्स फिर एट्थ हो गया। 8। हाँ, ऐसा इंटरेस्टिंग है ये। हर टॉपिक में कुछ अगर हम अलग ढूंढते हैं तो फिर वो याद रखने के लिए इजी हो जाता है कि भाई एट्रोपी 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 और एट्रोपी एट्रोपी, ऐसे 8 बार है ना। फिर यहाँ पे 20 सेकंड देता हूँ, रुक के सोचो, कोई डिफिकल्टी तो मुझे बताओ। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट हेडिंग विल बी सिम्टम्स। तो मैंने कहा था कि इसका पहला मेन सिम्टम ही है फाउल स्मेल, ऑफेंसिव स्मेल, बैड स्मेल, इसको हम कहेंगे। द नोज emits foul smell which keeps away the friends and relatives of the patient, and this may cause the social problem। लेकिन अब रियल प्रॉब्लम तो ये है कि पेशेंट को खुद को कुछ भी स्मेल नहीं आती है, उसको ये पता ही नहीं है कि यहाँ पे फाउल स्मेल है, यहाँ पे बैड स्मेल है। ये जो स्मेल आ रही है सब उसके सराउंडिंग लोगों को आ रही। तो दूसरा सिम्टम है एनोस्मिया। द पेशेंट लूजेज द सेंस ऑफ स्मेल and hence he himself does not get the foul smell from his nose। और इसको कहा गया मर्सीफुल एनोस्मिया। हो सकता है एक आधी बार ओरल में वाइवा में आपको पूछे व्हाट इज मर्सीफुल एनोस्मिया। मर्सी म्हणजे दया, दयनीय परिस्थिति, किसी की दया आना आपको, क्योंकि बेचारा लोग उसको हेट कर रहे हैं, लोगों को बैड स्मेल आ रही है और उसको तो पता ही नहीं कि ये स्मेल मेरी वजह से है। कई बार ऐसा होता है, लोगों के नेचर में भी, लोगों के स्वभाव में भी ऐसी चीज़ें होती है और उस व्यक्ति को पता ही नहीं कि लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं, उसके स्वभाव में कुछ गलत है, बुरा है, और वो ये सोचता है कि लोग मेरे से बात क्यों नहीं करते। तो दैट इज मर्सीफुल एनोस्मिया। देन ड्राइनेस, द पेशेंट मे कंप्लेंट ऑफ ड्राई नोज। मैंने पहले बोला था कि बाकी का राइनाइटिस और ये राइनाइटिस में यही फर्क है कि यहाँ पर ड्राइनेस वाला राइनाइटिस है ये। देन क्रस्टिंग, क्रस्टिंग मीन्स थिक थिक स्कॅब्स फॉर्म, क्रस्ट फॉर्म हो जाना, जो याला आपण मराठीमध्ये खपली म्हणतो, असे मोठे मोठे खपल्या तयार होणे आतमध्ये। सो ऑफन क्रस्ट कम आउट फ्रॉम द नोज पेरियडिकली एंड दे आर फाउल स्मेलिंग। तो होम्योपैथिकली भी काली बायोक्रोम सरीके से ड्रग्स काम में आएंगे जिसमें ऐसे स्कैब फॉर्म होने की, क्रस्ट फॉर्म होने की टेंडेंसी है। एपिस्टैक्सिस,
एज द क्रस्ट सेपरेट एंड एपिस्टैक्सिस में ऑकर, जैसे ही वो क्रस्ट को खींच कर निकालने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे ब्लीडिंग होगा। ब्लॉकिंग ऑफ नोज, द क्रस्ट ब्लॉक द नोज, ये एक चीज़ है। दूसरा, even if crust are absent and the nose is broad, क्योंकि इसमें नोज तो ब्रॉड ही रहेगा। खास बात यह है यहाँ पे, इसमें कोई डेविएटेड नेजल सेप्टम नहीं है, नेजल पॉलिप्स नहीं है, इसमें एडिनॉइड्स नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नोज को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। उल्टा एट्रोपी की वजह से तो नोज तो ब्रॉड है। द पेशेंट मे कंप्लेंट ऑफ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन as he cannot feel the air passing through the nose due to the anesthesia of the nasal mucosa। ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे पूरा टॉपिक ही इंटरेस्टिंग है। ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं देखा होगा आपने अभी तक। 2-3 टॉपिक देखे हमने अलग अलग, डेविएटेड नेजल सेप्टम देखा, नेजल पॉलिप्स देखा, एडिनॉइड्स देखा, लेकिन ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन है ही नहीं लेकिन फिर भी पेशेंट को लग रहा है कि ऑब्स्ट्रक्शन है। साइंस में एक्सटर्नल नोज, द ब्रिज ऑफ द नोज इज समटाइम डिप्रेस्ड ड्यू टू एट्रोपी ऑफ द नेजल सेप्टम। अब ये जो बीच में की लाइन है ना नोज की, वो सेप्टम की वजह से बनी है। अंदर ही अंदर अगर उसका एट्रोपी हो जाता है तो ये जो पॉइंट है ये नीचे दब जाएगा ऐसे। एंटीरियर राइनोस्कोपी, म्यूकोजा ऑफ द नोज इज पेल एंड एट्रोपिक, मतलब थ्रू द राइनोस्कोपी दैट physician is observing and it is covered with a grayish or greenish foul smelling crust. The turbinates are atrophic, resulting in the roomy nose, which permits a good visualization of a nasopharynx and the roof of the nose। आगे से पीछे तक का पूरा दिखता है उल्टा, क्योंकि बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं है। दैट इज एंटीरियर राइनोस्कोपी। समटाइम्स द सेप्टम में बी परफोरेटेड, क्योंकि वो कोकोबैसिलस ऑफ पेरेज वगैरह वहाँ पे जो इन्फेक्शन हुआ है या लिबरसी हुआ है उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन होगा वो अलग से। एंड इट इज़ यूजुअली बायलैटरल बट मे बी यूनिलैटरल। एंड पोस्टीरियर राइनोस्कोपी शोज क्रस्टिंग ऑफ द नोज। फिर से एक बार सिम्टम्स एंड साइंस देखते हैं हम लोग। तो पहला सिम्टम है आपका फाउल स्मेल। वो एक्शन जो हुई वो तो एट्रोपी के फॉर्म में हुई। हाँ, आप बोलेंगे सर वो बैक्टीरिया का रोल नहीं बताया आपने, तो वो कोकोबैसिलस ऑफ पेरेज, क्लेप्सियला फटीडस उजीनी वगैरह, इनका काम ही वो है ना कि वो अटैक करते हैं, और वो उन्होंने वो 7 टाइप का एट्रोपी किया ना वहाँ पे, और उनकी होने की वजह से ही वहाँ पे बैड स्मेल, ऑफेंसिव ऑर्डर आ रहा है ना, ये समझ लो। और ये क्रोनिक इन्फेक्शन है। खास चीज़ ये है, ये अक्यूट सर्दी नहीं है 2-3 दिनों की, ये क्रोनिक है। तो पहला सिम्टम था तुम्हारा फाउल स्मेल, दूसरा था एनोस्मिया, लॉस ऑफ स्मेल, तीसरा था ड्राइनेस, फिर था क्रस्टिंग, क्रस्ट फॉर्मेशन क्या है मैंने बताया, एपिस्टाक्सिस, ब्लॉकिंग ऑफ नोज, फिर साइंस में एक्सटर्नल नोज दैट इज डिप्रेस्ड ब्रीज ऑफ नोज, एंड एंटीरियर राइनोस्कोपी में एट्रोफी दिखती है, टर्बिनेट्स की एट्रोफी दिखती है, पोस्टीरियर राइनोस्कोपी में क्रस्टिंग दिखता है। कॉम्प्लिकेशंस में साइनोसाइटिस may be responsible for atrophic rhinitis, or the sinusitis may be secondary to it। तो जिसको एट्रोपिक राइनाइटिस हुआ है नेक्स्ट उसको साइनोसाइटिस, मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, फ्रंटल साइनोसाइटिस हो सकता है। मिडल ईयर इन्फेक्शन इज कॉमन इन एट्रोपिक राइनाइटिस, क्योंकि अब क्रोनिक इन्फेक्शन अगर नोज में है तो बहुत जल्दी वो मिडल ईयर तक पहुंच जाएगा। एट्रोपिक फेरिंजाइटिस,
The mucosa of the pharynx appears to be glazed, pale, and it wrinkles on gagging. Atrophic laryngitis is late. Psychological complication due to foul smell. The patient may be withdrawn and depressed. He may become an introvert. Maggots in the nose may occur. Maggots म्हणजे आळ्या. अब आळी को हिंदी में क्या बोलते हैं आपण, आळ्या असतात ना, छोट्या छोट्या आळ्या, त्या नाकामध्ये आळ्या पडतात. म्हणजे कधी कधी कोणाला बोलताना असं म्हणतो पण की मेल्या मुर्द्या, तुला आळ्या पडल्या पाहिजे. तर ह्याच्या नाकामध्ये खरोखर आळ्या पडतात, असा हा एकच डिसीज सापडला मला. मैगॉट्स मीन्स आड़ी. तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको अनम? आड़ी को क्या बोलेंगे? आड़ी 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 अलाई बोलते सर। आलईच बोलते हैं. हाँ। तो ये छोटे छोटे आले रहेंगे यहाँ पे. इन्वेस्टिगेशन radiographs of the paranasal sinuses may reveal sinusitis, which may be primary or secondary, and the walls of the sinuses are thickened. VDRL टेस्ट. अब जो हमने पहले सिफिलिस बताया था, तो सिफिलिस से रिलेटेड VDRL टेस्ट आएगा टू रूल आउट द सिफिलिस. देन हीमोग्राम इज एडवाइज फॉर डिटेक्टिंग एनीमिया. Dermatological examination is advised to detect leprosy. Radiograph of the chest. Pulmonary tuberculosis may be primary factor for, or may be concomitant. Tuberculosis is a rare cause of atrophic rhinitis. तो ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए रेडियोग्राफी करो, लेप्रेसी के लिए डर्मेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करो, एनीमिया के लिए हीमोग्राम करो. नेजल स्मीयर फॉर लेप्रेसी एंड ट्यूबरकल बैसिलाई, एंड बायोप्सी. Biopsy is usually not necessary as the diagnosis can be made by clinical examination. लेकिन आई थिंक बायोप्सी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. वहाँ पर मेटाप्लेजिया हमने देखा था, तो मेटाप्लेजिया वाली बात कहीं ना कहीं ये प्रीकैंसरस कंडीशन हो सकती है. डिफरेंशियल डायग्नोसिस, क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ द नोज लाइक सिफिलिस, लेप्रेसी, दैट मे कॉज दिस कंडीशन. राइनाइटिस सिक्का, जैसे एक एट्रोपिक राइनाइटिस है, वैसे एक राइनाइटिस सिक्का भी है. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय क्रस्टिंग only in the anterior part of the nose and there is no foul smell. तो इसमें फ़र्क है. एक तो सिर्फ एंटीरियर पार्ट का क्रस्टिंग होता है, दूसरा फाउल स्मेलिंग नहीं है. राइनोस्क्लेरोमा एक कंडीशन है. इन द अर्ली स्टेज शोज एट्रोपिक चेंजेस बट द म्यूकोसा इज पिंक एंड बायोप्सी कैन एस्टैब्लिश द डायग्नोसिस. इसमें मेटाप्लेजिया नहीं है. रेनोलिथ एक कंडीशन है और फॉरेन बॉडी, हार्ड टू फील एंड इज यूनिलैटरल. एक ही साइड में कुछ, वो बच्चे के कान, हम नाक में कुछ चीज़ उसने डाल दी है, दैट इज कॉल्ड एज राइनोलिथ. राइनो मीन्स नोज. साइनोसाइटिस, क्रस्टिंग इज एब्सेंट. ट्रीटमेंट पार्ट में प्राइमरी कॉज को ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी. कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में लोकल ट्रीटमेंट है नेजल ड्रॉप्स, नाजोवियन. नाजोवियन ये कॉमनली यूज नेजल ड्रॉप्स हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक मॉइस्चराइजर मिलेगा आपको. सिस्टमिक ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स, न्यूट्रिशन में विटामिन ए, वाजोडाइलेटर्स. सर्जिकल ट्रीटमेंट, नैरोइंग द नेजल कैविटी, सब म्यूकोजल ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी. ट्रांसफर द स्टेंसन्स डक्ट टू द मैक्सिलरी साइनस फॉर इंक्रीजिंग द मॉइस्चर. स्टेंसन्स डक्ट क्या होती है? वो नेजोलैक्रिमल डक्ट होती है. तो आपने सुना होगा कि वो कैसे लैक्रिमल फ्लूइड को नोज में लेके आती है. लैक्रिमल एपेरेटस फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते थे.
and it opens into the inferior meatus below the inferior. Drains the lacrimal fluid into the nose. हाँ, तो और मॉइस्चर चाहिए अपने को, तो वो डक्ट को इधर भी डाइवर्ट कर देते हैं वो अपने मैक्सिलरी साइनस की तरफ। तो वहाँ से भी आपको मॉइस्चर फ्लूइड वहाँ से मिल सकता है, इंक्रीजिंग द मॉइस्चर। देन blood supply to the nose may be improved by sympathetic block or cervical sympathectomy। सिंपैथेटिक ब्लॉक करने से या सर्वाइकल सिंपैथेक्टॉमी से ब्लड सप्लाई कैसे इंप्रूव होगा? तो जो वहाँ की ब्लड वेसल है उसके ऊपर सिंपैथेटिक नर्व का जो एक्शन है वो कंस्ट्रिक्शन है। तो अगर वहाँ पे आने वाले सिंपैथेटिक नर्व्स को ही अगर आप ब्लॉक कर देंगे या उसका सिंपैथेक्टॉमी कर देंगे तो वहाँ की वेसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, वो डायलेटेड रहेंगी। वहाँ पर सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक एक्शन चलती रहेगी जो कि डायलेटेशन करती है। तो यहाँ पर हमको ज़रूरत होती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिले, ये यहाँ पे रीज़न है। होम्योपैथी अगेन हैज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट। ये जो नेजल डिसीजेस है पूरा पार्ट है ना, इसके लिए होम्योपैथी में अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस है। पल्सेटिला, सेपिया, सिलिशिया, सल्फर, ट्यूक्रियम मैरम, ग्रेफाइटिस, काली बीच, लाइकोपोडियम, लेमना माइनर। तो इसमें से कुछ तो पहले मैंने दिए ही होंगे इसमें टॉपिक के नोट्स में पहले उसके। Yes, sir. तो वही आपको सेम लिखना है। वो एक फ़ायदा रहता है थेरेप्स में, एक थोड़ा बेनिफिट रहता है कि भले ही आपको दूसरे टॉपिक के लिए पूछा गया हो, लेकिन क्योंकि आप हमारे मेट्रा मेडिका में अंडर नोज उतना दिया रहता है तो हम उतना लिख सकते हैं। जैसे आप काली बीज जैसे रेमेडीज़ में वहाँ पर ड्राइनेस ऑफ नोज है, एपिस्टाक्सिस है, स्टिकी डिस्चार्जेस है, थिक स्कैब्स फॉर्मेशन है, तो आप ये इसमें भी लिख सकते हो, दूसरे राइनाइटिस में भी लिख सकते हो, डीएनएस में भी लिख सकते हो। वो उतना फ़ायदा हो जाता है आपका। तो किसी को लगता होगा कि थेरेप्स डिफ़िकल्ट है, तो इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। थोड़ा टैक्टिकली अगर हम हैंडल करें तो अच्छे ग्रुप ऑफ रेमेडीज़ अगर याद रखें तो हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे ऑप्स और गायनेक में भी, गायनेकोलॉजी में भी आप देखो कि Female remedies, हाँ, most of. तो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ रेमेडीज़ है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रखो। फिर वो ठीक है, कंडीशंस अलग अलग क्लिनिकल कंडीशंस पूछेंगे आपको, लेकिन वही एक 10-15 रेमेडीज होते हैं जिसमें आपको बताना होता है वो, और वो आता ही है उसमें। नाइट्रम म्यूर है तो वो टाइप ऑफ मेंसेस, और फिर स्कैंटी है कि प्रोफ्यूज है, डिस्चार्जेस, और ये सब ये कॉमनली आपने सब पहले किया रहता है। वैसा ही है ये, यहाँ पर फिर से मैंने ये डाल दिया है इसको, अब बाद में इसको पढ़ सकते हो। तो एक बार फिर आपके लिए यहाँ पे हेडिंग्स हैं, अपने मन में इसको रिवाइज करो और देखो कौन सा हेडिंग आपको याद नहीं आ रहा है। कॉम्प्लिकेशंस, नोट्स को बहुत सिस्टमेटिक रखा है मैंने, क्योंकि हमको एग्ज़ाम में वो 20 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, तो बहुत ही टॉपिक को सिस्टमेटिकली सब हेडिंग वाइज जाना पड़ता है। तो इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए, कॉम्प्लिकेशंस भी होने चाहिए, डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी होना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए। और सर ऑटोनॉमिक इम्बैलेंस के बारे में बताओ ना थोड़ा।
यस, मैंने बताया था, वही बताया था मैंने कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मीन्स सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो जो एक्शन मैंने बताई थी कि वो जो माइक्रो वेसल्स है वहाँ के सप्लाई करने वाले, उनका रेगुलर कंस्ट्रिक्शन और डायलिटेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा इमेजिन करो कि लाइट जो है, लाइट आती है और अचानक से वोल्टेज कम हो जाता है, तो आपका फ़ैन नहीं घूम रहा है, फ़ैन धीरे से घूम रहा है, अचानक से लाइट चली जाती है, फिर अचानक लाइट आती है, फिर फ़ैन फास्ट घूमता है, तो वोल्टेज कम ज़्यादा होता है। तो वैसा ही ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक की ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का रोल वो वेसल्स के ऊपर है। और वो वेसल्स को ठीक से अगर ऐसा कम ज़्यादा उसको सप्लाई मिलेगा, तो वो सप्लाई नहीं करेगी आगे म्यूकस मेम्ब्रेन को, और नहीं करेगी तो फिर ड्राइनेस बढ़ते जाएगा। आया समझ में? यस सर। यस। एलर्जिक राइनाइटिस एक हमने देखा है। फिर आज मेरे बाद मैडम का लेक्चर है, जाना नहीं, इसी इसी आईडी के ऊपर है। मैं पहले ही बोल देता हूँ। आप देखते ही छोटा शॉर्ट नोट, राइनाइटिस सिक्का क्या है? It is characterized by the drying and crusting in the anterior one third of the nasal cavity. तो थोड़ा थोड़ा सिमिलर है अभी एट्रोपिक राइनाइटिस से। वहाँ पर भी ड्राइंग और क्रस्टिंग थी। तो हमको खास करके याद करना पड़ेगा कि डिफ्रेंशिएशन क्या है। सो ड्राई, हॉट एंड डस्टी एनवायरनमेंट promotes drying of the nasal secretions, and this lead to rhinitis sicca. Dry, hot and dusty environment, इंडिया में कहाँ पे रहेगा ये ड्राई, हॉट और डस्टी एनवायरनमेंट? औरंगाबाद में सर। नहीं नहीं, खास करके रेगिस्तान में, राजस्थान का जो रेगिस्तान है। डेजर्ट। हाँ हाँ, डेजर्ट वाले इसमें गर्मी के दिन हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो और बहुत ज़्यादा वो डस्ट उड़ती हो, ऐसे इसमें ये होता है। तो ये एक पहला डिफरेंस बना लेना अपने माइंड में कि हाँ ये अलग है एट्रोपिक राइनाइटिस से। दूसरा, क्रस्टिंग एंड ड्राइंग इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द नोज कॉजेस नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड इरिटेशन इन द नोज। तो बड़े बड़े स्कैब्स फॉर्म होना, मोटे मोटे खपलियाँ तैयार होने। देन एपिस्टैक्सिस, द पेशेंट पिक्स द स्कैब with his fingernails and may cause ulceration and epistaxis. Blood clots and the scabs forms once again and the cycle is repeated. Septal perforation that may result from deeper ulceration because of picking of nose. ट्रीटमेंट में यहाँ पर क्योंकि ड्राइनेस है, तो ल्युब्रिकेशन ऑफ द नोज विथ वॅसलीन और घी, जे गाईचं तूप असतं ते पण चांगलं असतं नाकासाठी यूज करायला. ऑइल और बटर डिमिनिशेस द स्कॅब फॉर्मेशन. अल्कलाइन नेझल डोइंग और even wetting the scabs with plain water loses and removes them. Environment, if the patient works in a hot and dry dusty environment, he should advise to change the job. होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सेम है लगभग, रेफर टू द एट्रोपिक राइनाइटिस। तो छोटा शॉर्ट नोट है वो। दूसरा एक शॉर्ट नोट है राइनोस्पोरिडियोसिस। इट इज द इन्फेस्टेशन ऑफ नोज बाय द स्पोर बियरिंग फंगस। तो पहला डिफरेंस दूसरे राइनाइटिस में और इसमें, ये एक फंगल इन्फेक्शन है। अब कोको बैसिलस ऑफ पेरेज वाला जो एट्रोपिक राइनाइटिस था वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन था। तो स्पोर बियरिंग फंगस है, इसके लिए राइनोस्पोरोडियोसिस बोला, और विच अफेक्ट मेनली टू द नोज. एज, it occurs in young adults but it may be seen up to the age of 50. Sex, mostly the males are affected. Causative organism, Rhinosporidium sebarii or
Rhinosporidium kinelli affects the nose. तो एक खास है, पर्टिकुलर टाइप का फंगल इन्फेक्शन है. कोई आपको जनरल नॉलेज के लिए पूछ सकता है कि नोज का फंगल इन्फेक्शन कौन सा है, क्योंकि स्किन के फंगल इन्फेक्शन बहुत सारे हैं, लेकिन नोज में उसके नाम से ही ऑर्गेनिज्म, वो फंगल ऑर्गेनिज्म दिया है, राइनोस्पोरिडियम सिबेरी और राइनोस्पोरिडियम किनेली. तो यहाँ पर भी डिफरेंस है. Then geographical distribution, it occurs along the coastal areas of the tropical countries like India, Sri Lanka, Bangladesh, Africa, South Africa, and it was first detected in India and Sri Lanka. Occupation, most of the patients are farmers. Trauma may be predisposing factor. Pathology, polypoidal masses are formed in the nose, which are very vascular. Sporangia are scattered in the vascular polypoidal masses. वो जो ऑर्गेनिजम्स थे, वो ऑर्गेनिज्म आपको वहाँ पे मिलेंगे स्कैप में. दे आर चिटियस सिस्ट कंटेनिंग स्पोर्स. Spread, exact mode of spread is not known, but airborne spread is likely via the dust mixed with the dung of the cattle, क्योंकि ये फार्मर्स में ही खास करके होता है, इसलिए ऐसा बोला गया कि जो कैटल डंग होती है उसमें से अगर वो एयर डस्ट वो इनहेल होती है तो उसके थ्रू ये इन्फेक्शन ह्यूमन बींग्स में आ सकता है, वाया द कॉन्टैक्ट विद द कॉन्टामिनेटेड वाटर वाइल बाथिंग. सिम्टम्स में एपिस्टाक्सिस इज फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट. ब्लॉकिंग ऑफ द नोज इज अ कॉमनली कंप्लेंट. rhinorrhea may be present, and protrusion of the masses may occur. साइंस पॉलीपॉइड मासेस, उसका मेन साइन ही सबसे अलग है. पॉलीपॉइडल मासेस वहाँ पे फॉर्म, छोटे 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 पॉलिप जैसे मासेस फॉर्म होंगे वहाँ पे. द नोज कंटेन्स वैस्कुलर मलबेरी लाइक पॉलीपॉइडल मासेस विच आर अटैच टू द सेप्टम और द टर्बिनेट्स. Sometimes the masses may track backwards into the nasopharynx and oropharynx. Bleeding, the masses may bleed on touch and they are friable. Friable मतलब easily breakable. Sporangia, फ्रेजाइल ना सर? sorry, फ्रेजाइल, फ्राइबल. yes, fragile, yes. Sporangia are seen as minute grayish spots, particularly on the inferior surface of the masses. तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये भी उसमें पाए जाते हैं, उसको माइक्रोस्कोपिकली आप उसको चेक कर सकते हो, एंड दे आर कॉल्ड एज स्पोरेंजिया. स्प्रेड along with the nasal involvement, the eyes, pharynx, trachea, also genitals may be occasionally absent. वो सेम पर्सन में हो सकता है कि वो इधर का इधर अगर हाथ लगा दे तो वो सेम इन्फेक्शन आइज तक जा सकता है. फेरिंग्स में तो जाएगा ही, पीछे ट्राकिया में जाएगा और जेनाइटल्स तक जा सकता है. बाय ब्लड स्प्रेड इट में रीच टू द लीवर, स्प्लीन एंड स्किन. ट्रीटमेंट पार्ट में इसका सर्जिकल एक्सीजन करना पड़ता है. वो जो पॉलीपॉइडल मासेस है उनको रूट से ही निकाल के फेंक देना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है. और उसके लिए रेमेडी डाई डाई एमिनो डिफेनिल सल्फोन नाम का उसका रेमेडी है, एलोपैथिक रेमेडी. और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में सेम एज डेविएटेड नेजल सेप्टम एंड पॉलिप्स, नेजल पॉलिप्स. तो यहाँ पे भी कुछ दूसरा देखने की ज़रूरत नहीं आपको. राइनोस्क्लेरोमा एक देखते हैं या फिर कल देखेंगे इसको, चलो छोड़ो. एक 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ आपको, फिर इसी आईडी के ऊपर मैडम स्टार्ट करेंगे. एक 5 मिनट का ब्रेक रहेगा बीच में, फिर मैडम स्टार्ट करेंगे. ठीक है. ओके सर.